हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेज में। और आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लेंगे पिछली क्लास का एक छोटा सा रिवीजन। और उससे पहले एक ज़रूरी सूचना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अभी हमारा ऐप आ चुका है और उस पर हम फ्री टेस्ट जो है अभी अवेलेबल करा रहे हैं। क्या फ्री टेस्ट? सबसे पहले तो मैंने एक PYQ टेस्ट राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का अवेलेबल करवा दिया है। उसके अलावा कंप्यूटर के फ्री टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। उसके बाद में रीजनिंग के फ्री टेस्ट भी आ जाएंगे। फिर महिला एवं बाल अपराध वाले पोर्शन के भी फ्री टेस्ट आ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। सबसे पहला काम होगा, आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको निहारिका क्लासेज जो है वो सर्च करना है। क्या करना है? निहारिका क्लासेज सर्च करना। और सर्च करोगे तो आपको हमारा ये नाम सर्च करते हैं हमारा ऐप और उसका लोगो सबसे ऊपर में दिख जाएगा। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे। ठीक है, उसके अलावा दो काम और कर लीजिए। अगर आप किसी को मतलब यहाँ से नहीं मिल रहा है ऐप का लिंक, तो आप टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर लिंक को हमने पिन कर रखा है, तो वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे लिंक पर पहुँच जाओगे। लिंक को क्लिक करते ही सीधा ही आप प्ले स्टोर पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी वैकेंसी आ रही है उसकी सूचना मिल जाएगी आपको। उसके अलावा कोई नोटिफिकेशन आया उसका, उसके अलावा करंट है, अभी इंडिया का करंट चल रहा है, साथ में राजस्थान का करंट भी अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर। और भी कोई आपको सूचना चाहिए कि भाई क्लास कब होगी कब नहीं होगी, आगे क्या क्या कोर्स आएंगे, ये सब सूचनाएं हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। और सबसे पहले हम लेते हैं पिछली क्लास का एक छोटा सा रिविज़न। देखिए, पिछली क्लास में हमने देखा था विधानमंडल के अधिकारी, और अधिकारी में टोटल थे 8 अनुच्छेद, और जिसने 4 याद कर लिए उसको आगे के 4 भी याद हो जाएंगे। तो अगर कोई पिछली क्लास में नहीं भी बैठा है, इस क्लास में नया है, तो उसके लिए भी ये क्लास उतनी ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे विधानमंडल के अधिकारी और हमने शुरू किया था अनुच्छेद 178 से। कहाँ से? मैं ब्लैक यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए। अनुच्छेद 178 से। एक सेकंड। अनुच्छेद 178 में हमने क्या देखा था? विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। क्या देखा हमने अनुच्छेद 178 में? विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। विधानसभा को मैं LA लेजिस्लेटिव असेंबली लिख सकता हूँ। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, यही पढ़ा था अपन ने। देखिए, जिसको ये 4 अनुच्छेद समझ में आ गए उसको मैं आगे के 4 अनुच्छेद जो विधान परिषद के संबंध में है वो भी इजीली याद करवा दूंगा। ठीक है, अब इसके आगे अपन ने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 179 179 क्या पढ़ा हमने इसमें? अनुच्छेद इसमें अपन ने पढ़ा कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है, LA का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का 3 चीज़ें पढ़ी थी। क्या क्या? एक तो पद रिक्त, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी? पद से त्याग, पद त्याग, और तीसरी चीज़ पद से हटाया जाना। ये 3 चीज़ें अपन ने 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए विधानसभा के संदर्भ में पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद में कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 क्या कहता है सर? अनुच्छेद 180 कहता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, क्या? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करने की उपाध्यक्ष व अन्य व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति। मतलब अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर उपाध्यक्ष कार्य करेगा, अगर उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति कार्य करेगा। ठीक है, तो उसके जो कार्य करने की शक्ति है उसका प्रावधान अनुच्छेद 180 में किया गया है।
तो ये हमने अनुच्छेद 180 में पढ़ा था, ठीक है। अब अनुच्छेद 181 181 क्या है सर? ये अनुपस्थित है तब तो ठीक है, सही बात है कि उपाध्यक्ष काम करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति जो राज्यपाल जिसको नियुक्त कर दे वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर इनको हटाने का जो संकल्प है वो विधानसभा में विचाराधीन है या प्रस्तावित है तो उस संबंध में ये पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तो यहाँ अपन ने पढ़ा था कि हटाने का संकल्प सदन में क्या हो? विचाराधीन हो तो उसका पीठासीन अधिकारी नहीं होना। किसका? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का। पीठासीन अधिकारी न होना। ये 4 आर्टिकल अपन ने पढ़े थे विधानसभा के संबंध में। किसके? विधानसभा के संदर्भ में, ठीक है। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन्हीं 3 शब्दों का मायने है इन चारों आर्टिकल में। अब देखो 82, 83, 84, 85, 182, 183, 184, 185 इनको अगर आपको याद करना है तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है। मैं कहूँ कि ये जो क्रम है 78, 178, 179, 180 और 181 यही क्रम आप ऊपर नीचे से ऊपर की ओर उसमें फॉलो करना है। किसमें? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 184, अनुच्छेद 185। तो आपको इतना सा करना है कि यहाँ लगाइए एक एरो का चिन्ह, यहाँ लिखिए अनुच्छेद 182। क्या लिखना है? अनुच्छेद 182 लिखना है। सर क्या ये और ये सेम है? नहीं, आपको इतना सा काम करना है, इस एल की जगह आपको क्या कर लेना है? LC। अध्यक्ष की जगह आपको क्या करना है? सभापति। क्या करना है? सभापति। और उपाध्यक्ष की जगह आपको क्या करना है? उपसभापति। क्या करना है? उपसभापति। इन 3 चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। LA की जगह LC करना है, अध्यक्ष की जगह सभापति, उपाध्यक्ष की जगह उपसभापति, ठीक है। और ये 3 शब्द बदलो और ये अनुच्छेद हो जाएगा 182। जहां अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान करता है, वहीं अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति व उपसभापति का प्रावधान करता है, ठीक है। अब मैं इसको स्मॉल a लिख दूं, इसको मैं स्मॉल b लिख दूं, इसको मैं स्मॉल c लिख देता हूँ, ठीक है। जहाँ जहाँ एल है वहाँ पर अपन a को मतलब बदल देंगे a से, जहाँ अध्यक्ष है उसको b से, जहाँ उपाध्यक्ष है वहाँ c से उसको बदल देंगे। अब अनुच्छेद 182 हो गया, ये क्या हो जाएगा सर? अनुच्छेद 183 हो जाएगा, 183 हो जाएगा। और ये क्या कहता है कि LA, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ? A। यहाँ क्या? अध्यक्ष, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ? B। यहाँ क्या? उपाध्यक्ष, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ C। इनका पद रिक्त, पद त्याग व पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 183 कहता है कि विधान परिषद का सभापति व उपसभापति का पद रिक्त, पद त्याग व पद से हटाया जाना। यह प्रावधान अनुच्छेद 83 में है, 183 में, ठीक है। उसके आगे बात करें तो अनुच्छेद 184 में क्या है? सिंपल है, अध्यक्ष की जगह क्या कर देना आपको? सभापति, ठीक है। उपाध्यक्ष की जगह क्या कर देना आपको? C यानी उपसभापति। व अन्य व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, तो विधानसभा के अध्यक्ष की उपस्थिति और की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उसकी भी अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति के समान ही अनुच्छेद 184 विधान परिषद के संदर्भ में प्रावधान करता है। और वो कहता है कि सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति व अन्य व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति अनुच्छेद 184 के तहत प्रावधान किया गया है। और सेम ऐसा का ऐसा प्रावधान जो अनुच्छेद 181 में है कि पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, कौन कौन? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, वैसा का वैसा ही विधान परिषद के संबंध में अनुच्छेद 185 ये प्रावधान करता है कि जो सभापति व उपसभापति है, अगर उनके खिलाफ विधान परिषद में हटाए जाने का संकल्प पारित है तो वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा।
क्या नहीं होगा, पीठासीन अधिकारी। तो आपको समझ में आया ना, 4 अनुच्छेद से बाकी 4 अनुच्छेद याद हुए कि नहीं हुए। अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनका पद रिक्त, पद त्याग, पद से हटाया जाना, ये आ गया 78, 178 में, 179 में, 180 में आ गया कि अन्य व्यक्ति की कार्य करने की शक्ति, और 181 में आ गया कि वो पीठासीन अधिकारी नहीं होगा जब उसके खिलाफ हटाए जाने का संकल्प प्रस्तावित हो या विचाराधीन हो। ये 4 आर्टिकल 178, 179, 180, 181 किसके संदर्भ में, विधानसभा के संदर्भ में। आगे के 4 आर्टिकल आपको याद करने हैं, तो इन्हीं 4 आर्टिकल में 3 शब्द बदलिए, विधानसभा की जगह विधान परिषद, सभा अध्यक्ष की जगह सभापति, उपाध्यक्ष की जगह उपसभापति, इतना सा काम करिए। आपको विधानमंडल के जो अधिकारी हम पढ़ रहे थे उसमें विधानसभा के अधिकारी भी आ जाएंगे और विधान परिषद के अधिकारी भी आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारी थी पिछली क्लास। कहाँ तक हमने अनुच्छेद 185 तक का मैटर जो है वो पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें देखना है सर, ये जो विधानमंडल के अधिकारी हैं इनका वेतन भत्ता कितना होता है, ये वेतन भत्ता कौन तय करता है। और क्या सर, जैसे विधानमंडल में और भी तो लोग चाहिए, कई सरकारी नौकर चाहिए जो विधानमंडल को चलाए, उसकी जो व्यवस्था है वो कैसे बनी रहे, उसके संदर्भ में क्या क्या प्रावधान है, वो आगे के 2 अनुच्छेद करते हैं। तो मैं इसको आगे ही लिख देता हूँ, ऊपर ही एक आप लिखिए अनुच्छेद, देखो 185 पूरा हो गया, अब 186 यहाँ से आपको आगे लिखना है। क्या है 186 कहता है तो विधानमंडल के अधिकारी हैं उनका वेतन व भत्ता। ठीक है, उनके वेतन व भत्ते का प्रावधान कौन करता है, अनुच्छेद 186। विधानमंडल के अधिकारी कौन कौन होते हैं, अध्यक्ष, कौन कौन होंगे, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा सभापति व उपसभापति। उपसभापति का वेतन व भत्ता, ये 186 में वेतन व भत्ता, ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, 186 में है कि इनके जो वेतन भत्ते हैं ये अनुच्छेद 186 के तहत तय किए जाते हैं। और ये कौन तय करेगा, या देखो, या तो करेगा विधानमंडल स्वयं, और अगर विधानमंडल नहीं करता है, इनके वेतन भत्तों का जो प्रावधान विधानमंडल नहीं करता है, तो उस स्थिति में इसके ये क्लोज हैं एक तरीके से, ये क्लोज 1 है और ये क्लोज 2। अगर ये नहीं करता है तो दूसरी अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट है, यानी जो तय किया गया है, उसके आधार पर पीठासीन अधिकारी जो होते हैं, चाहे परिषद हो चाहे सभा हो, उनके वेतन भत्ते तय किए जाते हैं। तो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया उसके अकॉर्डिंग पीठासीन अधिकारी जो ये चारों हैं उनके वेतन भत्ते तय किए जाते हैं। तो ये इस 186 के 2 क्लोज है, या तो विधानमंडल विधि द्वारा तय कर दे, या अगर ये तय नहीं करता तो दूसरी अनुसूची में जो भी निर्दिष्ट किया गया उसके अनुसार इनके वेतन भत्ते फिक्स किए जाएंगे। चलो ये तो हो गया सर। अब इनमें और भी लोग चाहिए, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति के लिए विधानमंडल जो है, यानी इसके जो दोनों सदन है, उसके लिए होता है एक सचिवालय, और उस सचिवालय का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 187 में। तो विधानमंडल के लिए सचिवालय, और ये सचिवालय का प्रावधान 187 आर्टिकल 187 सचिवालय का प्रावधान करता है। ठीक है, अब इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, इसमें 3 क्लोज हैं। पहला क्लोज ये कहता है कि अलग अलग सदन के लिए अलग अलग सचिवालय होंगे। ठीक है, पहला क्लोज क्या कहता है, अलग अलग सदन, तो सचिवालय भी क्या होंगे, अलग अलग। दूसरा ये कहता है कि इनमें भर्ती एवं नियुक्तियों के लिए और व्यक्तियों की सेवाओं का जो विनियमन है वो कौन करेगा, विधानमंडल करेगा। ठीक है, भर्ती एवं नियुक्ति का कार्य कौन करेगा, ये करेगा अपने विधानमंडल, यानी दोनों सदन भर्ती एवं नियुक्ति का कार्य। अगर भर्ती एवं नियुक्ति का कार्य
ये विधानमंडल नहीं करता है तो कौन करेगा? तो करेगा राज्यपाल, अन्यथा कौन करेगा? राज्यपाल। तो ये 3 क्लॉज इसमें आते हैं। ठीक है, तो 86 में हमने देखा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापति का वेतन। उसमें 2 क्लॉज देखे अपन ने कि विधानमंडल विधि द्वारा तय कर दे उनका वेतन भत्ता, अन्यथा दूसरी अनुसूची में जो भी निर्दिष्ट किया गया है उसके अनुसार उनके वेतन भत्ते होंगे। 187 में हो गया सचिवालय, अलग अलग सदनों के लिए अलग अलग सचिवालय, भर्ती, नियुक्ति, व्यक्तियों की सेवाओं का काम जो है वो विधानमंडल करेगा। अगर विधानमंडल नहीं करता है तो क्लोज 3 में राज्यपाल द्वारा ये काम किया जाएगा। ठीक है, और ये अपना पिछली क्लास का रिवीजन। अब हम देखेंगे विधानमंडल का कार्य संचालन। ठीक है, विधानमंडल का कार्य का जो संचालन है, कार्य किस प्रकार से होता है, वो अपन देखेंगे इसके आगे के 2 अनुच्छेदों में। तो अब मैं इसको एक बार से क्लीन कर देता हूँ पूरा ही। आपको आज की क्लास में 186 से लिखना है और 187 से आगे बढ़ते चले जाना है। इससे पहले का मैंने पिछली क्लास में लिखवा दिया। आज आप नए होंगे तो क्लास में उनके लिए आसानी रहे, इसलिए मैंने इसको रिवीजन करवा दिया है। अब हमें देखना है विधानमंडलों का कार्य संचालन। क्या देखना है? कार्य संचालन। तो हेडिंग लगा लें आप, कार्य संचालन। अब देखो, विधानमंडल का कार्य संचालन में 2 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 2 ही अनुच्छेद हैं। इसके आगे ही है, इसके अगले ही क्रम में। पहला जो अनुच्छेद है वो है 188। देखो, सबसे पहली बात कि कोई भी सदन तब कार्य करेगा जब उसके सदस्य पूर्ण रूप से सदन में बैठने योग्य हो जाएंगे। और सदन में बैठने योग्य तब होते हैं जब वो शपथ ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्य संचालन के लिए उनकी शपथ का प्रावधान होना चाहिए, और ये शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 188 में किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 188 कहता है सदन के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा। सदन के सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञा, ये प्रावधान कौन करता है? अनुच्छेद 188। अब देखो, ये शपथ का जो प्रावधान है, क्या तो विधानमंडल विधि द्वारा तय कर दे कि आपको इस प्रकार से शपथ लेनी है, इस प्रकार से आपको प्रतिज्ञान करना है। अगर ये नहीं होता है तो इस संबंध में जो है, इस संबंध में 3री अनुसूची के अनुसार ये अपनी शपथ लेते हैं। कौन सी अनुसूची? तो याद रखना, इनकी जो शपथ का प्रतिज्ञान या प्रारूप जो है वो किसके अनुसार है? 3री अनुसूची के अनुसार। 3री अनुसूची के प्रारूपानुसार। ठीक है, याद रह जाएगा। 188 में क्या है? शपथ व प्रतिज्ञान किसके अनुसार? 3री अनुसूची के प्रारूपा अनुसार। ठीक है, ये हो गया सदन के सदस्यों का प्रतिज्ञान। उसके अलावा मान लो कि कोई व्यक्ति शपथ ले ली, उसने सदस्यता ग्रहण कर ली, चुनाव जीत लिया और वो सदन की कार्यवाही में भाग ले रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है, उसने शपथ भी नहीं ली है, वो सदस्य बनने के योग्य नहीं है, ठीक है, और फिर भी सदन की कार्रवाई में भाग लेता है, सदन में वोट देता है, मतदान करता है, तो सर उस स्थिति में क्या होगा? क्या उस पर कोई रोक या कोई जुर्माना, कोई व्यवस्था है कि नहीं है? व्यवस्था बिल्कुल है। वो व्यवस्था है अनुच्छेद 189 में। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 189। अब सर अनुच्छेद 189 क्या कहता है? ये कहता है, एक मिनट देखिए, कार्य संचालन में 188 हो गया शपथ व प्रतिज्ञान। ठीक है, सदन का कार्य कैसे चलेगा, उसका संचालन कैसे होगा? पहले उनको शपथ एवं प्रतिज्ञान करना होगा। दूसरी चीज जो है 189 में वो है कि सदनों की कार्यवाही वे मतदान के लिए शक्ति व गणपूर्ति। देखिए, ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। 189 में सदनों की कार्रवाई करना और मतदान के लिए जो है
सदनों की जो शक्ति है और गणपूर्ति का प्रावधान है इस अनुच्छेद में किया गया है। इस अनुच्छेद में विशेष तौर पे आपको यह ध्यान रखना है कि शपथ लेने से काम नहीं बनेगा, आपको कोरम पूरा करना ही करना पड़ेगा, गणपूर्ति पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। और गणपूर्ति के लिए इसमें एक क्लोज थर्ड है, वो एक क्लोज कहता है गणपूर्ति, या इसे हम कह सकते हैं कोरम। क्या कह सकते हैं? कोरम। गणपूर्ति या कोरम के लिए क्या होगा, विधानमंडल जो है, चाहे कोई भी सदन हो, चाहे वो विधान परिषद हो चाहे विधानसभा हो, उसके गणपूर्ति के लिए न्यूनतम 10 सदस्य, कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए? 10 सदस्य, या कुल का 10वां भाग, कुल का 10वां भाग, तभी सदन बैठेगा, अन्यथा सदन बैठेगा नहीं। कुल का 10वां भाग जो भी अधिक हो, ठीक है। या तो 10 सदस्य हो जाए, मान लो कहीं 9 सदस्य हैं, तो 10वां भाग अगर 9 सदस्य हैं तो उस स्थिति में आपको 10 सदस्य होने ही होने चाहिए। या फिर कहीं 10वां भाग 11 है, 12 है, हमारे राजस्थान में विधानसभा का 10वां भाग 20 है, तो उस स्थिति में 20 का होना जरूरी है, 10 होना जरूरी नहीं है। जहाँ 10 नहीं है वहाँ पर 10 हो जाए, और जहाँ पर 10वां भाग जो है 10 से अधिक है तो वो माना जाएगा, ठीक है। तो 10 सदस्य या कुल का 10वां भाग जो भी अधिक हो, जो भी अधिक हो, तभी सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी, सदन बैठेगा ही नहीं, जो भी अधिक हो। यह प्रावधान किया गया है 189 में, ठीक है। सदनों की कार्यवाही कार्य संचालन के लिए 2 ही है, पहला तो सदस्यों को शपथ एवं प्रतिज्ञान तीसरी अनुसूची के अनुसार लेना होगा, फिर गणपूर्ति पूरी करनी होगी, तभी ही सदन की कार्यवाही और मतदान जो है वो पूरा होगा। और ये बात 189 के क्लोज थर्ड में है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, मान लो कि अपने अभी 199 पे चुनाव हुआ, टोटल 200 लोग हैं और 20 लोग उपस्थित नहीं हैं, ठीक, लेकिन कुल का 1/20 उपस्थित है, लेकिन फिर भी 20 लोग एब्सेंट है, तो भी सदन की कार्रवाई होगी। तो आपको यहाँ ब्रैकेट में एक चीज़ लिख लेनी है कि रिक्तियों, ये जो बात, ये प्रावधान जो किया गया है ना कोरम का, गणपूर्ति का, ये रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करेगा। क्या करेगा? रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करेगा। अब मान लो किसी क्षेत्र का विधानसभा सदस्य है, वो उपस्थित नहीं है, या 1 का नहीं है, 2 का नहीं है, 20 का नहीं है, 30 का नहीं है, लेकिन गणपूर्ति पूरी हो रही है ना, तो सदन बैठेगा, सदन की कार्रवाई होगी। आप चाहे प्रेजेंट रहो या एब्सेंट रहो, कुछ भी रहो, रिक्तियों के होते हुए भी ये काम होगा, ठीक है। ये तो था अपने विधान मंडल का कार्य संचालन किस प्रकार होगा। 2 अनुच्छेद 188 में शपथ एवं प्रतिज्ञान है, और 199 में शक्ति एवं गणपूर्ति है। गणपूर्ति के संबंध में क्लोज थर्ड विशेष तौर से ध्यान रखना। खंड 3, यह खंड 3 कहता है कि 10 सदस्य या कुल का 10वां भाग जो भी ज़्यादा है वो प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे भले ही रिक्तियाँ हों, तो सदन बैठेगा, सदन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ तक आप इसको लिखिए। चलिए अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। कार्य संचालन हो गया। अगला अपना टॉपिक है सदस्यों की अयोग्यताएं। तो हेडिंग लगा लेना आपको, सदस्यों की अयोग्यताएं। लगाओ हेडिंग सदस्यों की अयोग्यताएं। और इसमें हम पढ़ेंगे 4 अनुच्छेद, और इन्हीं 4 अनुच्छेदों के तहत हमारी क्लास जो है आज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और ये 4 अनुच्छेद निश्चित क्रम में है। अभी अपन पढ़ रहे हैं 189 तक पढ़ लिया अपन ने। इसके आगे के जो अनुच्छेद हैं वो है सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित। वो क्या है? सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित, ठीक है। तो हेडिंग लिखाइए सदस्यों की अयोग्यताएं। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है सदस्यों की अयोग्यताएं। सदस्यों की अयोग्यताओं की अगर हम बात करें, इसमें 4 अनुच्छेद पढ़ेंगे।
4 अनुच्छेद कौन कौन से? 189 अपन ने शक्ति गणपूर्ति देख लिया। अब 90, 190, 191, 192, 193 ये 4 अनुच्छेद अयोग्यताओं से संबंधित है। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 190। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 190। ठीक है, अनुच्छेद 190 कहता है स्थानों का रिक्त होना। स्थानों का रिक्त होना। अब देखो, किसी भी व्यक्ति का स्थान जो है वो कब कब रिक्त माना जाएगा, कब कब ये माना जाएगा कि भाई अब तुम सदन के सदस्य नहीं हो। ऐसी 4 स्थितियां हैं। पहली स्थिति यह है कि अगर वो दोहरी सदस्यता ग्रहण कर ले। क्या कर ले? दोहरी सदस्यता। सर दोहरी सदस्यता का क्या मतलब है? दोहरी सदस्यता का सिंपल सा मतलब है कि वो राज्य के विधानमंडल में विधानसभा का भी सदस्य है और विधान परिषद का भी सदस्य है, तब उसे किसी एक स्थान को छोड़ना ही होगा। ठीक है, ये उसका स्व विवेक है कि वो कौन से स्थान पर सदस्य रहे। दूसरी स्थिति कौन सी है? दूसरी स्थिति है अगर वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का अगर सदस्य है ना वो, तो भी विधानमंडल का सदस्य वो नहीं होगा। अन्यथा उसका अगर वो होता है 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का सदस्य होता है तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। ये बात जो इसके जो नहीं होने की बात है, ये पहली अनुसूची में कही गई है। किसमें? पहली अनुसूची में इस बात का प्रावधान किया गया है कि आप 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते। तो पहली चीज़ कौन सी है? दोहरी सदस्यता। किसी एक ही राज्य के दोनों सदनों का सदस्य हो जाता है तो एक सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। 2 अलग अलग राज्यों के विधानमंडल का सदस्य तो हो ही नहीं सकता, ये पहली अनुसूची में बात कही गई। उसके अलावा एक तीसरा इसका क्लोज है, वो कहता है कि अनुच्छेद 191 का जो क्लोज 1 है, क्लोज 1 में जो वर्णित अयोग्यताएं हैं उसके अंतर्गत अगर वो अयोग्य है, क्लोज 1 में वर्णित खंड 1 में वर्णित अयोग्यता, अगर इनमें वर्णित अयोग्यताएं हैं, वो अयोग्यताओं के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है या फिर वो अपना त्याग पत्र दे वे स्वीकार भी हो जाए, तब जाके वो सदन उसका स्थान जो है स्वीकार भी हो जाए, उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। ठीक है, ये 3 क्लोज देख लो एक बार। दोहरी सदस्यता, एक ही राज्य की बात हो रही है यहाँ पर, तो एक को छोड़ना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक तो हो नहीं सकता, ये अपने पहले अनुसूची में प्रावधान है। ये क्लोज 2 है। क्लोज 3 कहता है कि अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित जो अयोग्यताएं हैं उसके अंतर्गत वो आता है, या फिर वो अपना त्यागपत्र दे और उसका त्यागपत्र स्वीकार भी हो जाए तो भी उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। और चौथा क्लोज है कि 60 दिनों की अनुपस्थिति, 60 दिनों की अनुपस्थिति, अगर 60 दिनों तक वह अनुपस्थित है तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। स्थान रिक्त माना मतलब वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा, माना जाएगा। अब सर ये 60 दिनों की अवधि कैसे काउंट होगी? ये अवधि में स्थगन के जो दिन है, स्थगन जब सदन स्थगित रहा, स्थगन के दिन नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, नहीं गिने जाएंगे, स्थगन के दिन नहीं गिने जाएंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि स्थानों का रिक्त होना 4 प्रकार से स्थान रिक्त हो सकते हैं। उसमें 4 क्लोज हैं। एक तो अगर वो राज्य के दोनों सदनों का सदस्य तो एक ही सदस्यता उसे छोड़नी होगी और उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल का वो सदस्य बन जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो भी वह मतलब सदस्य नहीं बन पाएगा, मतलब वो शपथ ही नहीं ले पाएगा। ये बात पहली अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 191 के क्लोज 1 में वर्णित जितनी भी अयोग्यताएं हैं उसके तहत वो अयोग्य है तो भी वह उसका स्थान रिक्त कर दिया जाएगा और त्यागपत्र दे दे और जो पीठासीन अधिकारी है त्यागपत्र स्वीकार कर ले, तब भी वह
उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। ये है इसका क्लोज थर्ड यानी तीसरी स्थिति। चौथी स्थिति 60 दिनों तक वो अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त माना जाएगा और स्थगन के दिन नहीं गिने जाएंगे। मतलब जब जब सदन स्थगित रहा वो दिन काउंट नहीं होंगे, इसमें 60 दिन वही काउंट होंगे जब जब सदन की कार्रवाई चली। ठीक है, तो ये 4 परिस्थितियों में वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब सर यहाँ क्लोज थर्ड में लिखा हुआ अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित योग्यताएं, तो ये योग्यताएं क्या है, तो हम इन योग्यताओं को अब देखते हैं। अनुच्छेद 191 और इसमें क्या है, इसमें हमको सिर्फ क्लोज 1 ही पढ़ना है जो सदस्यता की अयोग्यता को का जिक्र करता है। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इसमें आपको लिखना है सदस्यता के लिए अयोग्यता। क्या करना है, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। ठीक है, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, और ये अयोग्यताएं 5 पॉइंटों के थ्रू समझाई गई है। संविधान में साफ साफ 5 पॉइंट बना के लिखा गया है कि आप अगर ये काम करते हैं तो आप सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। किसमें, अनुच्छेद 191 के क्लोज 1 में। ये बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। देखो यहाँ तो प्रावधान किया गया, लेकिन आपको पूछ ले कि स्थानों का रिक्त होने के संबंध में इसका जिक्र कहाँ किया गया, तो आपको 190 क्लोज थर्ड। ठीक है, 190 का क्लोज थर्ड 191 की बात करता है। ठीक है, और क्या बात करता है वो अनुच्छेद 191 का क्लोज 1 हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। जहाँ जहाँ अयोग्यताएं शब्द है वहाँ आपको निरअर्हताएं भी देखने को मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में अयोग्यता शब्द का प्रयोग हो, वहाँ पर निरअर्हताएं शब्द का प्रयोग होगा, और मुझे लगता है उसकी ही ज़्यादा संभावना, क्योंकि संविधान में वही लिखा गया है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आप निरअर्हताएं शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर भी अयोग्यता दिखे वहाँ आप निरअर्हताएं यहाँ ऐसे स्लेश लगा के उसको लिख लें। ठीक है, ये शब्द आप जरूर लिखें। अब ये क्या क्या है, सबसे पहला है, इसमें बहुत ही सिंपल है, 5 बातें लिखी गई है। पहली चीज़ है लाभ का पद धारण करता हो तो वह क्या होगा, अयोग्य होगा। सिंपल है, 5 बातें हैं, बहुत ही साधारण बातें और आसानी से याद रह जाएंगी। खे क्या है, उचित न्यायालय द्वारा उसको अगर विकृत चित्त, मतलब जिसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, विकृत चित्त घोषित किया गया हो। क्या किया गया, विकृत चित्त। अगर उसको विकृत चित्त घोषित किया गया है तो भी वह सदन का सदस्य नहीं होगा, वह सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। तीसरी स्थिति है कि अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए। अगर वो दिवालिया घोषित हो तब भी वो सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। ठीक है, चौथी बात है कि वह भारत का नागरिक नहीं हो, वह भारत का नागरिक न हो। ठीक है, क्या क्या हो गया, देखो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो, उच्च न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित हो, दिवालिया घोषित हो, वह भारत का नागरिक अगर नहीं है तब भी वह सदस्य के लिए अयोग्य होगा, और अगर अपनी जो संसद है, पार्लियामेंट है, जो लोकसभा और राज्यसभा है, अगर वो संसद उसे अयोग्य घोषित कर दे। ठीक है, संसद द्वारा अयोग्य घोषित हो। क्या हो, संसद द्वारा अयोग्य, अगर वो संसद द्वारा अयोग्य घोषित उसको संसद अयोग्य ठहरा दे, घोषित किया गया है अगर उसको संसद द्वारा, तो भी वो सदन का सदस्य नहीं होगा, उसके लिए वो अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बातें हैं, लाभ का पद धारण करता हो, उचित न्यायालय द्वारा उसको विकृत चित्त यानी मानसिक स्थिति अगर उसकी गड़बड़ा गई है, न्यायालय तय कर देता है, घोषणा कर देता है कि भाई उसकी मानसिक स्थिति खराब है, तब भी वह सदस्य नहीं होगा। दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, भारत का नागरिक न हो, और संसद द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो, तो इन 5 स्थितियों में वह
सदन का सदस्य नहीं होगा। सर इसके अलावा भी कोई स्थिति बनती है क्या? देखो एक स्थिति और बनती है जो आपको स्टार लगा के लिखनी है, और ये स्थिति बनती है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। कौन सा अधिनियम? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम ये कब आया? 1951 में आया। देखो इसके तहत भी कुछ अयोग्यताएं निर्धारित की गई है। अब वो अयोग्यताएं मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है, ऐसे ही वर्बली। मान लो कि कोई क्रिमिनल है और उसने कोई क्राइम कर दिया और उसको उस क्राइम के तहत दोषी ठहराया गया और उसे सज़ा मिली 2 या 2 से ज़्यादा सालों की अगर उसे सज़ा मिलती है तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वो विधानमंडल के सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। या फिर मान लो कि वो किसी कुप्रथा का जो है प्रचार कर रहा हो, क्या कर रहा हो? कुप्रथा को सपोर्ट करता हो। जैसे अनटचेबिलिटी है यानी अस्पृश्यता है, उसको वो सपोर्ट करता है, उसको प्रमोट करता है। जैसे सती प्रथा हो गई, दहेज प्रथा हो गई, इनके संबंध में वो इसको मतलब प्रोत्साहित करता है तो भी वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके अलावा वो मान लो कि सरकार के खिलाफ कोई विश्वासघात वाला काम करे या भ्रष्टाचार करे या घूसखोरी का काम करे या उसे सरकारी सेवा से इसलिए निकाल दिया गया हो कि उसने कुछ विश्वासघाती काम किया हो, तो भी वह क्या होगा? अयोग्य होगा। ठीक है। और अगर वो किसी लाभ के पद पर हो, जैसे मान लो किसी निगम का वो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा हो, किसी ठेके में, सरकारी ठेके और कार्य में उसकी रुचि हो, तब भी वो क्या? अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो ये सारी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में अयोग्यताएं हैं, 7-8 अयोग्यताएं हैं जो मैंने अभी आपको बताई है। उनके तहत भी वो क्या होगा? मान लो कि चुनाव में भी वो भ्रष्टाचार करता है, कुछ गड़बड़ी करता है, तो भी अगर वो है सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। तो अयोग्यता के संबंध में अपने 2 अनुच्छेद अपन ने पढ़ लिए थे। पहला है अनुच्छेद 90 स्थानों का रिक्त होना, दूसरा है अनुच्छेद 191 जिसमें क्लोज 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें सदस्यता के लिए अयोग्यताओं का प्रावधान किया गया है। 5 अयोग्यताओं का जिक्र अनुच्छेद इसमें 191 में किया गया है। उसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम किसी और दिन अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ इतना ही ज़रूरी था इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया इसको। अब इसको मैं मिटाता हूँ, फिर अपन देखेंगे अनुच्छेद 192 और 93। सदनों की सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित 2 अनुच्छेद अपन ने देख लिए। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर किसी सदस्य को अयोग्य करना है और उससे संबंधित प्रश्न है तो उस प्रश्न के संबंध में डिसीजन कौन लेगा, निश्चय कौन करेगा, इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? तो आगे के 2 अनुच्छेद हैं वो इसी संबंध में। एक तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, ये प्रावधान अनुच्छेद 192 में। और वो योग्य नहीं है, सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी सदन की कार्रवाई में भाग लेता है और मतदान करता है, तो उस संबंध में प्रावधान जो है अनुच्छेद 193 में किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर लिखो आप, सदन की सदस्यता के सदन की सदस्यता के संबंध में किसी प्रश्न का विनिश्चय, यहाँ लिखो सदन की सदस्यता के लिए, एक मिनट इसको पूरा ही हटा देता हूँ, मैं वापस लिख देता हूँ। सदस्यता की अयोग्यता, आपको लिखना है सदस्यता की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय।
अब किसी व्यक्ति को अयोग्य ठहराना है तो इसका डिसीजन लेगा कौन, इस प्रश्न का अंतिम जो विनिश्चय है वो कौन करेगा। तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 192 में 2 क्लोज है। पहला क्लोज कहता है कि सदस्यता की अयोग्यता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा। तो आपको ध्यान रखना ये विनिश्चय कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। और राज्यपाल का जो विनिश्चय है वो क्या होगा, ये जो विनिश्चय है वो अंतिम होगा, ठीक है। सर अंतिम का क्या मतलब है, अंतिम का यहाँ पर यह मतलब है कि न्यायालय में इसको नहीं ले जाया जाएगा, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। इसका जो डिसीजन है इसको आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें अयोग्य ठहरा दिया, न्यायालय में चुनौती नहीं, ठीक है। ये इसका क्लोज 1 कहता है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। अब सर ये राज्यपाल ये विनिश्चय करता कैसा है, ठीक, मतलब इसको कैसे पता कि कोई सदस्य अयोग्य है या योग्य है, किसको अयोग्य ठहराया जाए। तो इसके संबंध में राज्यपाल के पास एक पावर है, राज्यपाल के पास पावर है, और एक तरीके से कहूँ तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास पावर है। यहाँ ये पावर है कि राज्यपाल जो है राज्य निर्वाचन आयोग की राय यानी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। तो अब राज्यपाल को बताएगा कौन कि भाई कोई सदस्य अयोग्य है या योग्य है, राज्य निर्वाचन आयोग बताएगा, अनुसार कार्य करेगा। अब किसी भी सदस्य को, विधानमंडल के सदस्य को अयोग्य ठहराना है तो राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा राज्यपाल, फिर ये डिसाइड करेगा कि सदस्य जो है सदस्यता के लिए योग्य है या अयोग्य है। अगर वो एक बार किसी सदस्य को अयोग्य ठहरा देता है तो इसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। चलो यहाँ तक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब इस अयोग्यता के संबंध में जो चौथा आर्टिकल है वो है कि कोई सदस्य सदन में बैठने के योग्य नहीं है, फिर भी वो सदन की कार्रवाई में भाग लेता है, मतदान करता है, तो उस संबंध में सर उस पर कोई बाउंडेशन है कि नहीं है, या उस पर कुछ तो रोक टोक होनी चाहिए। तो वो रोक टोक क्या है वो हम अपन यहाँ समझते हैं। सदन का, यहाँ आपको लिखना है सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने वे मतदान करने पर क्या होगा, उसको मतदान करने पर प्रतिदिन 500 रुपये का उसे जुर्माना देना होगा। प्रतिदिन 500 रुपये का क्या देना होगा, जुर्माना या शास्ति। अब ये जुर्माना जो है उसे देना होगा, ये किस प्रकार से सरकार लेगी, जैसे राज्य को दिया गया कोई ऋण हो। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि वो सदन का सदस्य नहीं है फिर भी सदन की कार्रवाई में भाग ले और वोटिंग करे, मतदान में भाग ले, तब उसे प्रतिदिन 500 रुपये जुर्माना देना होगा। अब सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन का सदस्य देखो कब नहीं होगा। अब इससे पहले जितने भी अनुच्छेद पढ़े अपन ने अयोग्यता के संबंध में पढ़े कि मान लो कि वो शपथ नहीं ली उसने, देखो तब तक कोई व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है जब तक वो शपथ नहीं ले लेता है। तो अगर वो शपथ नहीं लेता है और फिर भी सदन में बैठ जाता है, उसको अयोग्य ठहरा दिया गया तो भी सदन में बैठ जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में वो भाग लेता है और मतदान करता है तो प्रतिदिन उसे 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। तो सदस्यों की अयोग्यताओं के संबंध में हमारे अनुच्छेद पूरे हो गए। अब अनुच्छेद 212 तक अपन को जाना है। इसके बाद में 7 अनुच्छेद हैं और 12 अनुच्छेद हैं। 7 कहाँ तक हो जाएंगे, 200 तक तो हो जाएंगे 7 अनुच्छेद, और 200 से 1 से 212 तक कितने हो जाएंगे, 12 अनुच्छेद। टोटल हो जाएंगे 19 अनुच्छेद। मतलब लगभग एक क्लास में 8 अनुच्छेद, एक क्लास में 9 अनुच्छेद अपन पूरे कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक होगा महारिवीजन। क्या होगा, महारिवीजन, ठीक है। अपने अनुच्छेद स्टार्ट हुए थे, मतलब ये राज्य की पॉलिटी जो स्टार्ट हुई थी 152 से शुरू की थी, और अभी अपन बात करेंगे राज्य विधानमंडल को ख़त्म करने के लिए 212 तक।
अब कोई क्लास में नहीं बैठा हो, इतने दिन से भी नहीं आया हो, तो उससे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसके बाद जो क्लास होगी 2 क्लासें, उसके बाद अपन करेंगे महा रिवीजन। ठीक है, क्या करेंगे? महा रिवीजन। तो जो भी व्यक्ति अब तक मेरी क्लास में नहीं बैठा है, उससे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो राज्य विधानसभा है इसकी 2 क्लासें और होगी, और उन 2 क्लासों के बाद में हम देखेंगे अनुच्छेद 152 से 212 का एक ही क्लास में 30 से 35 मिनट की क्लास में नॉन स्टॉप रिवीजन करेंगे। एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे, पूरे अनुच्छेद बोर्ड पर लिख लिख के समझाऊंगा, और उस क्लास में अपन सारे अनुच्छेद एक साथ कवर कर लेंगे। तो मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को ज़रूर देखें। आपको 2 या 3 सवाल राजस्थान के किसी भी एग्जाम में उस क्लास से 35 मिनट में अगर आपके 3 सवाल यानी 6 नंबर कवर हो रहे हैं, तो ये मतलब घाटे का सौदा नहीं है। आपको वो क्लास ज़रूर देखनी है। इसी के साथ मैं इस क्लास को करता हूँ समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक और रिक्वेस्ट है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से। वहाँ पर लगातार फ्री टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं, और आपको करंट पढ़ना है, इंडिया का हो राजस्थान का, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें। वहाँ पर क्लासों की, कोर्सेज की जानकारी लगातार दी जाएगी। अब ये काम कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज़ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारी चीज़ों के लिंक पढ़ें। ठीक है, तो वहाँ लिंक पर क्लिक करिए, आपको हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।